हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। डेली रिवीजन की तरह आज का टॉपिक है न्यायपालिका। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय और यहाँ पर थोड़ा सा हाई कोर्ट के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा शॉर्ट नोट्स बना है घटना चक्र पूर्वावलोकन से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जितने भी फैक्ट हैं वो सब यहाँ पर आपको करवाएंगे है। इसके बाद आपको क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे आरओ में आया हुआ है, चाहे आपके पीसीएस में आया हुआ है, चाहे आईएएस में आया हुआ है, सब क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे। देखिए आईएएस में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे वो जान लीजिए, सिर्फ ये रिवीजन वीडियो है। आप डेली 8 बजे जुड़ जाइए इस चैनल से और एक एक टॉपिक का रिवीजन करते जाइए। ठीक है, ताकि आपको बार बार जो आपका ये इश्यू रहता है कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इसका वीडियो का एक ही पर्पज़ रहता है कि आप रिवीजन का आपका शेड्यूल अच्छा बन जाए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने भी फैक्ट दिए गए हैं ये सभी आपके पेपर में पूछे गए हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। न्यायपालिका के बारे में बात करते हैं। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो जानते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय नहीं, हमारा न्यायपालिका है वो 3 पार्टों में डिवाइड है। मतलब कह सकते हैं डिवाइड भले ही है, लेकिन वह मतलब एकल आपका कह सकते हैं एकल कानून है, एकल तंत्र है। ठीक है, हम मानते हैं कि हमारा न्यायपालिका एक नीचे अधीनस्थ न्यायालय होता है, बीच में आपका हाई कोर्ट, ऊपर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो सब एक ही तरह से जुड़े हुए हैं। जैसा कि अमेरिका के जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, तभी हम बताते हैं। देखिए ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है जो उच्चतम न्यायालय कहलाता है, और राज्यों में हाई कोर्ट बना दिया गया है। ठीक है, कि मतलब जैसे बहुत से लोग हाई कोर्ट तक जाए, इसके बाद जैसे वहाँ भी आप संतुष्ट ना हो तो हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे एकदम जिला लेवल पर अधीनस्थ न्यायालय, वो जिला न्यायालय और अन्य निचली अदालतें जो होती हैं वो होती हैं। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है हमारे न्यायपालिका का, ये है ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, वो है। इसी में आ जाते हैं अधीनस्थ न्यायालय में ही सब ये दोनों। ठीक है, तो इतना आप तो जानते ही होंगे। अब देखिए हमारे और अमेरिका में डिफरेंस क्या है। हमारे न्यायपालिका में अमेरिका के न्यायपालिका में डिफरेंस क्या है, एक ही डिफरेंस है। ठीक है, जो भारत में न्यायालयों का एकल तंत्र है, भारत में न्यायालयों का जो एकल तंत्र है, केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है। जबकि जो अमेरिका का संघीय कानून को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करता है। अब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, ठीक है, कोई उसका मतलब आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, तो वो पूरे देश पर लागू होगा। ठीक है, ये नहीं कि किसी पर कानून आया, मान लीजिए सीए पर आया, या आप कह सकते हैं अभी जो चर्चा में था इलेक्टोरल बॉन्ड पर, उस पर कोई वर्डिक्ट आया, तो ये नहीं कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश पर ही लागू होगा या बिहार पर या गुजरात पर, वो पूरे देश में साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, हर जगह वो लागू होगा। तो हमारे यहाँ यही का बोला जाता है कि जो नीचे भले हैं, नीचे हाई कोर्ट ये अधीनस्थ न्यायालय, लेकिन सबसे बड़ा पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। उसका न्याय जब उसका वर्डिक्ट आ जाता है तो सब बेकार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। और यहाँ पर क्या है, अमेरिका में अलग है। अमेरिका में जो संघीय कानून है उसका न्याय अलग होता है, और जो राज्यों का जो कानून है उनका अलग होता है। जैसे अभी आप पढ़े होंगे नागरिकता में, हमारे यहाँ क्या एक ही नागरिकता मिलती है, और वहाँ पर अमेरिका में 2 नागरिकता। जैसे आप न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं या वाशिंगटन के रहने, तो वहाँ पे जितने राज्य हैं उसका अलग नागरिकता मिलेगा, और पूरे अमेरिका का अलग नागरिकता है। और जो हमारे यहाँ है पूरे इंडिया का ही एक ही नागरिकता है। ऐसा थोड़ी है कि आप तमिलनाडु के हैं या आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप उत्तर प्रदेश के अलग नागरिक हुए और एक इंडिया के अलग नागरिक। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ऐसा आधार कार्ड में दिया नहीं गया है कि आप उत्तर प्रदेश, या आधार कार्ड नहीं, मतलब जैसे कोई पासपोर्ट हो तो ऐसा है नहीं, आप सिर्फ इंडिया के ही हैं। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पर भी जैसे आप मान लीजिए, जैसे यहाँ पर नागरिकता का संबंध में है 2 वहाँ पर है, वैसे वहाँ पर कानून भी, न्यायपालिका भी 2 तरह से बटी हुई हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं
न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। तो ये पूछ सकता है कि जो न्यायालय की एकल व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ सिर्फ एकल व्यवस्था है, वो कहाँ से लिया गया है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल का कितना 124 से 147 तक होता है सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए संरचना थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में क्या संरचना है, मतलब यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, मतलब सब मिला के 34 लोग होते हैं, 34 लोग अभी होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इतना आप समझ में आया। अब देखिए नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कोलिजियम सलाह पर करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की या न्यायाधीश की। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, चाहे न्यायाधीश हो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अर्हताएँ क्या होती हैं सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश बनने के लिए? अर्हताएँ निम्न है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सबको ही पता रहता है। ये देखिए, किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 साल के न्यायाधीश रहा हो। जैसे किसी उच्च न्यायालय में या विभिन्न उच्च न्यायालयों में, तो इसका मतलब क्या हो गया? किसका मतलब, जैसे अभी आप कहाँ के, यहाँ पर मान लीजिए हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। इसके बाद 1 साल बाद वहाँ पे बिहार के आप न्यायाधीश बन गए, मतलब पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन गए। ठीक है, या अब इसके बाद 2 साल यहाँ हो गया, 3 साल किसी और रांची हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन गए। तो क्या हो गया आपका? तो वही हो गया कि आप उच्च न्यायालय या विभिन्न उच्च न्यायालयों के कम से कम 5 साल तक रहे हों, चाहे आप हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के 5 साल तक रहे हों, चाहे विभिन्न हाई कोर्ट के 5 साल तक रहे हों, लेकिन हाई रहे हों आप। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? उच्च न्यायालय या विभिन्न उच्च न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, यहाँ पर आपका न्यायाधीश होना चाहिए। वो न्यायाधीश नहीं, वकील होना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश तो 5 साल के लिए, अगर न्यायाधीश पूछे तो आप सब 5 साल के लिए होना चाहिए, लेकिन वकील यहाँ पर वकील होना चाहिए, वकील रहा हो। ठीक है, तो ये वकील रहा हो कितने साल? 10 वर्ष के लिए किसी हाई कोर्ट के या विभिन्न, जैसे मैंने ये बताया कि किसी उच्च न्यायालय में, किसी या अदर उच्च न्यायालय में 5 साल के लिए न्यायाधीश रहा हो, वैसे ही किसी उच्च न्यायालय में या अदर उच्च न्यायालय में, मतलब 1 साल वहाँ, 2 साल यहाँ, 5 साल वहाँ, वो 10 वर्ष के लिए वकील रहा हो, वो है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसीलिए मैं इस पर दोनों पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इसी दोनों से क्वेश्चन आता है बार बार को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। तीसरा, राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायविद होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो वो अगर राष्ट्रपति कहता है कि हाँ इससे मतलब सम्मानित न्यायविद होना चाहिए, सम्मानित मतलब उस पर कोई ऐसा चार्ज ना हो जो थोड़ा सा धूमिल करता है उसकी छवि को। ठीक है, तो ये तो आपका नॉर्मल है। ठीक है, तो ये दोनों आपका दूसरा और तीसरा देख लीजिएगा, यही दोनों से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। तो मतलब न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है संविधान में। अब कुछ बना दे अपने हिसाब से तो उसका कोई वो नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है शपथ। अधिकतम आयु का उल्लेख है, अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ये न्यायाधीश मतलब हाई कोर्ट या मतलब आप न्यायाधीश रह सकते हैं। इतना 65 वर्ष। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो 62 वर्ष है, और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 65। ये क्वेश्चन आपके पीसीएस में आया है कि अधिकतम आयु कितना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष और हाई कोर्ट में 62 वर्ष। ठीक है, 62 हाई कोर्ट में, 65 सुप्रीम कोर्ट में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तदर्थ न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी लिखा गया है। जैसे अस्थायी, जैसे अभी देख रहे होंगे जॉब, तदर्थ के एडहॉक पे जॉब सरकार प्रोवाइड कर रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो कितना सही है कितना नहीं सही है उतना आप जानते हैं कि ये तदर्थ जो जैसे जॉब प्रोवाइड किया, वैसे तदर्थ न्यायाधीश भी होते हैं, एडहॉक पे न्यायाधीश लिए जाते हैं। तो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है आर्टिकल 127 के तहत। ये कि एक याद रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीश सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नियुक्त हो सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं नियुक्त होते। एक बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, क्या तदर्थ न्यायाधीश मतलब ऑप्शन में था तदर्थ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
दोनों में नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन गलत है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 127 के तहत आप देखिए कुछ उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे आपका मेंस पेपर में आ जाएगा, तो इसी प्रकार से अगर कुछ चीज़ें लिख देंगे, मतलब आप अपने हिसाब से बना दीजिएगा डायग्राम राम, तो थोड़ा सा मतलब ये मान लीजिए मेंस का भी एक आपका ओवरव्यू चल रहा है, ठीक है। कि मतलब कई बार आपके पेपर में पूछा गया है कि मेंस में आप हमारे भारत की न्याय प्रणाली की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है, अपने हिसाब से। तो ये सब फैक्ट है, इस फैक्ट को लिख दीजिएगा। फैक्ट के साथ साथ आपका वो भी है, ठीक है, थ्योरी भी। मूल इस शक्ति क्या मूल अधिकारों का ग्रांटर होता है, को जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, आपका जो मूल अधिकार होता है उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करता है। संविधान का अभिवाहक अगर पूछे तो आप कंफ्यूज होते होंगे कि संविधान का अभिवाहक राष्ट्रपति हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। तो संविधान का अभिवाहक कौन हो सकता है, ये भी दिमाग में रखिए। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो कहीं ना कहीं किसके प्रभाव में होता है। देखिए, अब ये तो कहीं लिखा नहीं गया है कि वो हमेशा गवर्नमेंट के प्रभाव में होता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, लेकिन वो कहना भी नहीं चाहिए कि वो राष्ट्रपति का पद इतना ऊंचा होता है। अब कहना भी नहीं चाहिए कि वो रूलिंग गवर्नमेंट के प्रभाव में होता है, लेकिन आप अपने याद करने के लिए ऐसा ही सोच लीजिए कि संविधान का अभिवाहक वो नहीं राष्ट्रपति बन सकता। क्यों? क्योंकि वो, सिर्फ मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं रूलिंग गवर्नमेंट पर का होता है, ठीक है। उस पर जितना भी प्रभाव होता है रूलिंग गवर्नमेंट का ही होता है, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ही अभिवाहक बनाया गया है। रूलिंग गवर्नमेंट अगर काफ़ी मेजॉरिटी में है, अभी देखिए इलेक्शन हुआ है, काफ़ी अगर मेजॉरिटी में आ जाती है, चाहे जो है, चाहे कांग्रेस आए, चाहे भाजपा आए, या अदर कोई पार्टी आए, XYZ, ठीक है, अगर कोई भी पार्टी एकदम मेजॉरिटी में आ जाती है तो वो आपके संविधान का कुछ ना कुछ दुरुपयोग तो करेगी ही, ठीक है, चाहे जो हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है यही अभिवाहक का काम करता है, यही सुरक्षा का काम करता है, आपके संविधान को बचाने का काम करता है, ठीक है। तो किसके थ्रू? आपके मौलिक, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वही बताया गया है केशवानंद भारती में कि आप इसको टच नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है रूलिंग गवर्नमेंट से, आप अपने हद में रहिए। क्यों? क्योंकि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं टच कर सकते, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता, ठीक है, संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है? उच्चतम न्यायालय है। तो तीनों याद रखिएगा, मूल अधिकारों का गारंटर, संविधान का अभिवाहक, अब राष्ट्रपति मत याद रखिएगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्र याद रखिएगा, संविधान का अभिवाहक, और संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता, जो संविधान में लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या कर दिया जाता है वही मान्य होता है, ठीक है, अंतिम व्याख्याकर्ता यही होता है। अब देखिए मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है? केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, जैसे केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो जाता है कभी कभी किसी भी मैटर को लेकर, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, या दो राज्यों का विवाद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, तो यही आपको अभी ऊपर ही बताया कि नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? ये आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के संरक्षक आपका यही होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कुछ भी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ही बताइएगा मौलिक अधिकारों का आपका संरक्षक कौन? 32 के आर्टिकल 32 के तहत रिट 5 प्रकार के होते हैं, इसी के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। हाई कोर्ट के संदर्भ में देखा जाए तो आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट भी आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, ठीक है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। अब देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार, सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है। कौन? सबसे बड़ा, मतलब इससे बड़ा आप अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दे दिया वो लास्ट होता है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय यही होता है। आप लिखेंगे मतलब पॉइंट में कि सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय यही होता है, यहाँ से बाहर आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है।
इसे भारत के सभी निचली अदालतों के खिलाफ सुनवाई का अधिकार है। तो ये जैसे निचली अदालतें मतलब आपका हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, कोई भी आदेश दिया तो यहाँ पर आप सुनवाई कर सकते हैं। जैसे आप वहाँ सेटिस्फाई नहीं है तो आप यहाँ पर अपने वर्ड मतलब विचार को रख सकते हैं, आप अपने वकील के थ्रू यहाँ पर जा सकते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। इसके अंतर्गत क्या होता है? देखिए, इसके अंतर्गत दीवानी मामले, आपराधिक मामले और विशेष अनुमति संबंधी अपील किया जा सकता है, जैसे निचले कोई भी, ठीक है, तो कोई भी मामले अपील कर सकते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आप हेडिंग लिख के, ये मेंस के लिए बता रहा हूँ, हेडिंग लिख के आप बताएंगे परामर्शदाता दात्री क्षेत्राधिकार। अब देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा परामर्श देता रहता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता रहता है। तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति 2 श्रेणियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा? 143 के तहत, 143 के तहत राष्ट्रपति 2 श्रेणियों में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। मतलब अगर राष्ट्रपति कहेंगे कि हमको थोड़ा सा, जैसे अब राष्ट्रपति जैसे हुए नियुक्त, तो राष्ट्रपति ऐसा थोड़ी है वो विध के ज्ञाता होंगे, वो किससे जाएंगे अपना वो मांगने। तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, वो उनका एक क्षेत्र मतलब ये संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 143 में दिया गया है कि आप 2 तरीके, जैसे सार्वजनिक महत्व के विवादों पर, कोई विवाद हो गया वो सार्वजनिक महत्व का है, तो उस पर क्या होता है, राष्ट्रपति परामर्श मांगेगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से, चीफ जस्टिस से, किसी से भी, कि आप हमको इस पर विचार दीजिए, हम क्या इस पर ले सकते हैं अपना निर्णय, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता या प्रशुभिंदा के मामले में, इस पर भी अपना विचार मांग सकता है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को अपना मत देने का देना अनिवार्य है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता कि, क्योंकि राष्ट्रपति का पद सबसे ऊपर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कह सकता कि हम आपको इस पर विचार नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसा ही सोचिए कि मतलब ज्ञान तो सभी देते हैं, तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम ज्ञान देने से मना करें, ठीक है। तो जितना भी पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे, तो सुप्रीम ये मतलब इनको देना ही पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है, मतलब अपना विचार देना अनिवार्य है, परामर्श देना अनिवार्य ही है। उपयुक्त दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट का मत सिर्फ सलाहकारी होता है। जैसे कोई भी विचार बताए कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो मतलब कर सकते हैं, ये नहीं कि आप ऐसा करिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति को ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऐसा जाइए करिए, ठीक है, ऐसा अपना विचार मत दीजिए। अब वहाँ पर गवर्नमेंट में कहीं भी विवाद हो तो ऐसा नहीं, वो सलाहकारी सिर्फ होता है। ये याद रखिएगा, ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं ये सब आपके कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप हमसे कोई सलाह मांगने आए तो मैं आपसे ये बता सकता हूँ कि मैं कुछ बता दिया, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आप इसको करिए ही, आपकी मर्जी है, करें या ना करें, ठीक है। राष्ट्रपति इस मामले में मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति मन है, माने या ना माने, ठीक है। अब देखिए अभिलेखीय न्यायालय, आर्टिकल 129 में दिया गया है, अभिलेखीय न्यायालय के बारे में बात करता है। तो इसमें क्या होता है, न्यायालय की कार्यवाही और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जो अभिलेखीय न्यायालय होता है, यहाँ पर जैसे कोई वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट, देखिए अभिलेख न्यायालय दोनों का होता है, हाई कोर्ट का भी ये होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। हाई कोर्ट का भी अपने जो निर्णय दिया रहता है प्रीवियस में, पुराने मतलब पीछे जो निर्णय दिया रहता है, उसको अभिलेख के लिए रख सकता है, कि बता सकता है वहाँ उस केस में इस प्रकार भी। देखिए जो कोई केस आता है तो आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है या कोई व्यक्ति बोलता है कि सर आपने वहाँ पर ऐसे ही वर्डिक्ट दिया था, कि ऐसे ही सुनवाई किया था, इसी प्रकार इस, तो वो क्या होता है, अभिलेख हो जाता है, या सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, तो दोनों हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, अभिलेखीय न्यायालय सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दोनों में भी अभिलेखीय न्यायालय अधिकार है, ठीक है। तो अपने पीछे वर्डिक्ट में बता सकते हैं, हमने पिछला ऐसे ही वर्डिक्ट दिया था, ऐसे ही अपना वो
आदेश दिया था उसी आदेश पर आप भी उस पर अमल करिएगा, ठीक है। तो वही अभिलेखीय न्यायालय दोनों, आर्टिकल 129। न्यायिक समीक्षा की शक्ति आर्टिकल 137 के तहत, ये सुप्रीम कोर्ट का बता रहे हैं, हाई कोर्ट का नहीं है सब। तो ये आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्यों के स्तर पर विधायी एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी शक्ति है कि न्यायिक समीक्षा कर सकता है, जैसे उसको गैर विधिक वो कर सकता है, गैर संवैधानिक, अवैध या शून्य कर घोषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है, किसी भी कानून को किसी भी संवैधानिक जांच करके उसको क्या करता है, गैर विधिक, गैर संवैधानिक और अवैध घोषित कर सकता है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अब तक सबसे बड़ी पीठ कौन सी है? केशवानंद भारती पीठ। 1973 में 13 न्यायाधीश इसमें थे। तो ये भी पूछता है कि केशवानंद भारती का केस कब आया था? तो 1973 में। इसमें कितने जज थे? 13 जज थे। जनहित याचिका PIL जनक के भारत में, PN भगवती शुरुआत, मतलब अगर आपसे पूछे कि जनहित याचिका जो PIL के जनक हैं वो कौन है, तो PN भगवती। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1979 में PN भगवती ने शुरुआत की थी, मतलब इसी के जनक हैं, ठीक है, PN भगवती। जनहित याचिका की माता कौन है? पुष्पा कापिली हिंगोरानी। तो जनहित याचिका की माता है पुष्पा कापिली हिंगोरानी। अब देखिए यहाँ पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों की भाषा क्या होती है? तो अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। क्या है? अंग्रेजी भाषा। अब भले हर जगह कुछ चेंज हो रहा होगा, कहीं कहीं अपने ही लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन जो दिया गया है अब आपके वहाँ संविधान में, वो अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन? हीरालाल जे कानिया, ठीक है। HJ कानिया पहले मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस पहले कौन है? हीरालाल जे कानिया। अब वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़ जी, जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है। तो आपके पेपर में, कई छोटे पेपर में पूछ लेता है कि ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब देखिए, लोक अदालत के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली, ठीक है। तो ये मतलब लोक अदालत क्या होता है? जैसे कोई भी विवाद हो गया तो उसको वैकल्पिक तरीके से, ये इसलिए लाया गया क्योंकि बहुत सा बर्डन हो रहा था, चाहे हाई कोर्ट पर, चाहे सुप्रीम कोर्ट से, चाहे अधिकरण। तो इसीलिए लोक अदालत का ये विचार कॉन्सेप्ट लाया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा 1987 के तहत लोक अदालत की वैधानिक चर्चा का है। तो नालसा कौन सा इसका एक्ट है? 1987। लेकिन आया कब था? 95 में मतलब ये अधिनियम किया गया था, घोषित गठन किया गया था नालसा का, ठीक है। पहला लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में। लोक अदालत के, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जो लोक अदालत का निर्णय होता है अंतिम होते हैं, किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक अदालत का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। नालसा का गठन इसी के जो नालसा है इसी के तहत लोक अदालत चलता है, ठीक है। अधिनियम 1947 के साथ 9 नवंबर 1995 को गठन किया गया नालसा का, ठीक है। अब देखिए, उच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं। संविधान के भाग 6 में, वो सुप्रीम कोर्ट कितना था? भाग 5 में था, ये भाग 6 में है। आर्टिकल 214 से 231 तक राज्य का शीर्ष न्यायिक संस्था है। जैसे वो पूरे देश का शीर्ष न्यायिक संस्था है, ये राज्य का न्यायिक संस्था है, ठीक है। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1962 में, ठीक है। सब 1962 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो ये हिस्ट्री वाला थोड़ा सा पोर्शन है कि ये पूछा गया है कई बार आपके पेपर में, सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुई। अब देखिए, 7वें संविधान अधिनियम, 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, जैसे हरियाणा और पंजाब के लिए एक हाई कोर्ट है, और ये कह सकते हैं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो मद्रास और पुडुचेरी केंद्र शासित मद्रास राज्य और पुडुचेरी आपका UT है, तो उसके लिए
एक मद्रासी हाई कोर्ट जो है उसके लिए है, ठीक है। तो या आप कह सकते हैं अंडमान निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कौन सा संशोधन किया गया, 7वां संशोधन 1956 में किया गया। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मतलब उस समय इतना हाई कोर्ट बनाना मतलब थोड़ा सा पॉसिबल था, लेकिन कोई चीज़ इम्पॉसिबल तो होता नहीं, पॉसिबल था, लेकिन सोच लिया गया इतना जल्दी नहीं बन पाएगा, तो ये इन सबको कहाँ रखा जाए, इस सबको, क्योंकि उस समय नए नए राज्य का गठन हो रहा था। तो जब नए नए राज्यों का गठन होता तो उनके लिए कुछ न्यायिक प्रणाली भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब बोल दिए हमको नया राज्य चाहिए, तो उसके लिए नया राज्य बनाने के लिए काफ़ी पीछे बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है कि ये सब न्याय के लिए कहाँ जाएंगे, इन सब का वो न्यायिक प्रणाली कैसी होगी, तो हर चीज़ देखना पड़ता है। इसीलिए एक मर्ज कर दिया गया, संशोधन लाया गया, 7वां संशोधन, उसमें मर्ज कर दिया गया कि एक राज्य के लिए 2 हो सकते हैं, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट दो को देख सकता है, 2-3 राज्यों को देख सकता है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को देख सकता है, ठीक है। वर्तमान में देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। तो अभी तो 25 ही हैं शायद, ठीक है। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर को लेकर होता है, ठीक है। नियुक्त कैसे होती है यहाँ पर सुप्रीम हाई कोर्ट के, तो राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको परामर्श को लेकर होता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर होता है। तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा, और भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब क्या, जो अभी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं और DY चंद्रचूड़, ये दोनों मतलब अब यहाँ जो संविधान में है तो यही होगा, लेकिन बैकग्राउंड में क्या चले उसका नहीं, मतलब जो राष्ट्रपति कहेंगे और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर वो जो राज्य और राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त होती है, ठीक है। तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, ये मुख्य ये जो उत्तर प्रदेश के मतलब हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो उसमें राष्ट्रपति इन्वॉल्व होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होंगे, और आनंदीबेन पटेल शायद ये राज्यपाल है ना, तो वो इन्वॉल्व होंगी। तो ये तीनों लोग इन्वॉल्व होंगे तब इनकी नियुक्ति होगी, ठीक है। और योग्यता क्या होता है, लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता उच्च न्यायालय में मतलब हाई कोर्ट में ये 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों, भारत का नागरिक हो, ठीक है। भारत के नागरिक तो पता ही है। राज्यपाल द्वारा, शपथ किसके द्वारा दिलवाया जाता है, राज्यपाल। देखिए नियुक्त किसके द्वारा, राष्ट्रपति का अगर नियुक्त पूछे हाई कोर्ट के न्यायाधीश तो किसका, नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन अगर शपथ पूछे तो वो राज्यपाल के द्वारा दिलवा दिया जाता है, ठीक है। कार्यकाल क्या होता है, अधिकतम 62 वर्ष होता है कार्यकाल, इनका कार्यकाल अधिकतम 62 वर्ष होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को ये देते हैं, ठीक है। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, जैसे कभी कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, किसी काम बस नहीं है, उनको कोई काम हो गया, तो वो क्या राष्ट्रपति के द्वारा भी उनकी नियुक्ति होती है। 3 ऐसे उच्च न्यायालय जिनकी आधिकारिकता में एक से अधिक राज्य हैं, मतलब वही अभी जो पीछे बता ही रहे थे 7वां संविधान संशोधन द्वारा, वही सब है। तो जैसे बम्बई हाई कोर्ट के में महाराष्ट्र और गोवा आ जाता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में असम आ जाता है, नागालैंड आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, पंजाब और हरियाणा में पंजाब और हरियाणा भी आ जाता है, ठीक है। अब इसमें चंडीगढ़ भी आ जाता है। तो 5 ऐसे देश में 5 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधीन राज्य के अलावा केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। जैसे बम्बई हाई कोर्ट में दादर नगर दमन दीव ये सब आ जाते हैं, ठीक है, दादर नगर दमन दीव हवेली। कलकत्ता हाई कोर्ट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अभी पीछे बताए थे। केरल हाई कोर्ट में लक्षद्वीप आ जाता है। मद्रास हाई कोर्ट में पुडुचेरी आ जाता है, ठीक है। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ भी आ जाता है। तो ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको मतलब याद रखना होगा। ये क्यों, ये ऐसा नहीं है, ऐसे पूछा गया है कई बार कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस हाई कोर्ट के मतलब संदर्भ में आता, मतलब वहाँ का कहाँ पर वो सुनवाई हो सकती है वहाँ के लोगों का। तो ये कहाँ पर, हाई कोर्ट में। इसके किसके क्षेत्राधिकार में आएगा, हाई कोर्ट, वो कलकत्ता हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आएगा।
पूछेगा लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आएगा, तो लक्षद्वीप केरला हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आएगा, ठीक है। पुडुचेरी मद्रास के, तो ऐसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की उद्घाटन तिथि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 28 जनवरी 1950 को। लेकिन जब स्थापना पूछे 26 जनवरी 1950 को, दोनों अलग अलग हैं। अगर आपको इनॉग्रेशन पूछे तो 28 जनवरी 1950। देखिए कोई चीज़ स्थापना हो जाए, जैसे संसद भवन का एक स्थापना हो गया किसी दिन, अब उसका उद्घाटन एक ही दिन हुआ था ना, मोदी जी ने किया था शायद उद्घाटन, ठीक है। तो उसका उद्घाटन अलग दिन है और उसका स्थापना अलग दिन है। तो जैसे कभी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा करिए तो एक पढ़ा करिए, तो अपने जो प्रेजेंट टाइम में आप जो देख रहे हैं उसको आप दिमाग में रख लीजिए कि हाँ एक बार संसद बना था, उसका स्थापना हुआ था, फिर उसका उद्घाटन हुआ था, ठीक। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन तिथि 28 जनवरी है और स्थापना 26 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। हाई कोर्ट में एक प्रशासनिक विभाग होता है, ठीक है। जैसे बहुत सा फॉर्म निकलता होगा, आप देखते होंगे कि सचिव वो आरओ का होता है और ग्रुप सी का भी होता है, तो प्रशासनिक पद होते हैं कई, और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रशासनिक पद होते हैं। तो ये बताइए, पूछा गया था, अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि उसमें क्या उनका वेतन किस पर भारित होता है, भारत के संचित नीति पर या राज्य के संचित नीति पर। याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक पद होते हैं उसमें भी आरओ होते हैं, सचिवालय उसमें भी कई होते हैं पोस्ट हैं, तो वहाँ पर जो प्रशासनिक पद का वो वेतन भारित होता है वो भारत की संचित नीति पर भारित होता है। और जो हाई कोर्ट के संचित जो वेतन होता है, मतलब प्रशासनिक पद का वेतन होता है, वो हाई कोर्ट वो राज्य की संचित नीति पर भारित होता है। तो हाई कोर्ट में राज्य की संचित नीति और सुप्रीम कोर्ट में भारत की संचित नीति। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था आपको यहाँ बताने को, हाँ देखिए ये दो फैक्ट थे, ये तीनों आपको पेपर में पूछे गए थे। अभी मैं पेपर भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, इसमें विवाद था थोड़ा सा, इसीलिए मैंने बाद में बताया ताकि पहले आप विवाद में ना फंसे। अब देखिए पहले इसमें विवाद क्या था कि भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय को। इसका मतलब कहने का है कि चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों लोग अपने जैसे निर्णय को पुनर्लोकन कर सकते हैं। तो हाँ, जब जैसे अभिलेख जो न्यायालय होता है उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वर्डिक्ट दिया गया उसका पुनर्लोकन हो सकता है। लेकिन पेपर में आपके यूपीएससी ने क्या पूछा था, जो अभी आपके घटना चक्र में दिया गया है उसमें तो माना गया है सही, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। लेकिन जो यूपीएससी ने पूछा था, आईएएस में क्वेश्चन 2021 में आया है, ये गलत ऑप्शन माना था, मतलब ये जो ये है ये गलत माना है। तो ठीक है, तो आप जो आयोग माना है वही मानेंगे, अब बुक का माने या आयोग का माने। तो आयोग ने तो ये गलत माना था कि ये गलत है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए आर्टिकल 32 आर्टिकल, तो ये सही है, मतलब इसमें कोई विवाद नहीं। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलुंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया, मतलब इनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ठीक, ये मौलिक ढांचे के अंतर्गत आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ कौन है, गोलकनाथ केस 1967। पहली सबसे बड़ी 73 में 1973 में केशवानंद भारती केस सबसे बड़ी खंडपीठ 13, ये दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ है, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा सा आप ये मत समझिएगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जितना था, अभी और है, ठीक है। ये मतलब आप मत सोचिएगा इतना ही, अभी थोड़ा सा पार्ट और बचा है, तो पूरा ला नहीं सकते थे क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो चलते हैं देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, वो थोड़ा हिंदी का क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, वो मतलब हिंदी का ही क्वेश्चन था। अब हिंदी भी आप सबको सोच रहा हूँ कि आर ओ की जो हिंदी है उसको करवाया जाए। तो चलते हैं, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन का रहा। अब देखिए
भारत में सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो किस तिथि में हुआ था? तो ये कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। उद्घाटन तिथि बोल रहा है, देखिए पेपर में आया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? तो अगर आपसे पूछे कि 1900 संसद के एक अधिनियम द्वारा, नहीं। 1947 नहीं, 19 भारतीय संविधान के द्वारा, क्योंकि इसका एक आर्टिकल दिया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो अगर न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करनी, घटानी, बढ़ानी हो तो किसको? संसद ही इसमें जिम्मेदार होता है। कौन होता है? संसद ही जिम्मेदार होता है। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, ठीक है, उच्च हाई कोर्ट हो, सबकी राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलवाता है? वो राज्यपाल दिलवाता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको? तो राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो किस प्रकार के जो उच्चतम मतलब करें सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की मतलब सिफारिश पर, या राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा या मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार। तो इस पे किस के द्वारा हटाया जाए? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर, ठीक है। ये जो संसद की सिफारिश होगी उसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाए, ठीक। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति, देखिए सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है तो 65 आएगा, अगर हाई कोर्ट की बात करता तो 62 आता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, ये देखिए आईएएस में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती। तो अभी यहाँ क्या पढ़े हैं? यहाँ पर ये कहाँ पर? ये यहाँ पर उच्चतम वेतन निर्धारण, ये यहीं पर पढ़े हैं। कहाँ पे? ये शायद न्यायाधीशों की वृद्धि करने की शक्ति संसद में है। तो यही उसका उल्टा अगर कह रहा है, वो अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान में है। ये तो गलती हो गया। अधिकार विस्तारित कर सकती है अपने हिसाब से। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक का संबंध और न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि है। नहीं, जो यहाँ लिखा गया उच्चतम न्यायालय, तो अगर भारत की संचित निधि तो सही होता है, लेकिन उच्च न्यायालयों का जो प्रशासनिक व्यय होता है वो राज्य की संचित निधि होता है, ठीक है। हाई कोर्ट का जो प्रशासनिक संबंध होता है, मतलब न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय, ठीक है, तो किसके द्वारा? राज्य की संचित निधि द्वारा। लेकिन ये उच्चतम न्यायालय का तो वो भारत की संचित निधि, दोनों अलग अलग होते हैं। तो ना ये एक ना दो, ये गलत है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं क्या? कहीं वकालत कर सकते हैं? नहीं, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्ति का प्रावधान है। तो जो तदर्थ एडहॉक न्यायाधीश का संबंध किसमें प्रावधान है? तो याद रखिएगा, वो सिर्फ आपका सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ही ये कर सकते हैं और कहीं नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं है। देखिए 2 बार क्वेश्चन आया है। अब देखिए यही क्वेश्चन विवाद में था, ठीक है, यही वो क्वेश्चन मैं बता रहा था विवाद में है। यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने, मतलब संघ लोक सेवा आयोग ने भारत के ये माना है, और लेकिन यहाँ पर जो बुक में आपका दिया है ये है, ठीक है, DC वाला, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा आप भी देख लीजिए कि कौन सा हो सकता सही। पहला कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की पूर्वोन्नति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त किसी भी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने के कार्य करने को बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो एकदम सही ही लग रहा है, इसमें कोई विवाद नहीं है। दूसरा कह रहा भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो यही वाला आपका वो मतलब लोक सेवा आयोग ने गलत माना है, सिर्फ यही वाला माना है। तो आप इस पर देख लीजिएगा, ठीक है,
कि कौन, अब विवाद है दोनों का, तो मैं अब किस में क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। आपके घटना चक्र में सी माना गया है, लेकिन जो यूपीएससी ने उसको ए माना है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? तो इसका आशय क्या है, जो अभिलेख न्यायालय है उसमें बताइए इसका आशय क्या है। तो इसका आशय क्या है, इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो अभिलेख न्यायालय हम बताए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को, ठीक है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है, ठीक है। तो अभिलेख न्यायालय याद रखिएगा, जो संविधान का आर्टिकल 129 है, ये किसके तहत है? उच्चतम न्यायालय के तहत। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट में अभिलेख न्यायालय का आर्टिकल कौन सा है तो ये 129 है। अगर हाई कोर्ट में पूछे, हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में क्या बताएंगे? 215 के तहत अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की कहा जाता है इसको, इंग्लिश में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड रखा गया है कोर्ट में। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद न्यायालय के संबंध अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया? तो अभी बताए थे 32, 26, 227, तो 1, 2, 3 ये वाला होगा। और देखिए बस इतना ही है। अब इसका पीडीएफ आप ले लीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़ेंगे, ये मत सोचिएगा इतना ही है, थोड़ा सा भी और बचा है, उसको भी मैं शायद कल परसों में ला ही दूँ, क्योंकि तभी आपका पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है घटना चक्र का, ठीक है। तो अभी घटना चक्र अभी आप लगभग 30-25 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, लेकिन और अभी नहीं कर पाएंगे, तो वो मैं भी ला दूंगा और, ठीक है, कल के वीडियो में, ठीक है। तो जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर, और हाँ शेयर ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आपको इतना मेहनत करते हैं, ठीक है, इतना मेहनत आपके लिए करते हैं, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।